नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और आज के इस नए व्याख्यान के साथ मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो व्याख्यान है, आज का जो प्रकरण है, वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले से लिख के रखा है, लोकतंत्र। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोकतंत्र जैसे बड़े कंसेप्ट को, एक बड़े विचार को या एक बड़े भाग को हम राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हम आज के इस छोटे से व्याख्यान में पूरा कर देंगे। व्याख्यान जो आज का है, जो प्रकरण मैंने आज का लिया है, वो लिया है लोकतंत्र। तो इसमें हम लोकतंत्र के विविध आयाम, उसके अर्थ, परिभाषाएं, लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण, लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं, लोकतंत्र की जो खूबियाँ, कमियाँ, इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में। लेकिन आज के इस लेक्चर के लिए, आज के इस व्याख्यान के लिए मैं प्रयास करूँगा कि आज के इस व्याख्यान में केवल और केवल हम लोग लोकतंत्र का जो अर्थ है सामान्य और उसकी जो परिभाषा है उसको समझ पाएँ। तो लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा समझना आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य रहेगा। मैंने पहले से बोर्ड वर्क आपके लिए करके रखा है ताकि आप इसको पूरे अपने जो बोर्ड वर्क है उसको अपने नोट्स में तब्दील कर दें। आप अपना कॉपी पेन उठाएं और लेक्चर को सुनने के साथ साथ ही आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाएं। तो आज के इस लेक्चर में आप ये मानें, लोकतंत्र रूपी जो पूरी एक इकाई है, इस इकाई में आज हम केवल और केवल लोकतंत्र का सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात जो आगामी अपने व्याख्यान होंगे, उस व्याख्यानों में लोकतंत्र की जो इकाई है, तकरीबन 5 से लेकर 6 इसमें व्याख्यान में आपको दूंगा ताकि आप लोकतंत्र का जो संपूर्ण कंसेप्ट है उसको समझ पाएँ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले लोकतंत्र का जो अर्थ है और उसकी परिभाषा। मैंने जो चैप्टर लिख के रखा है उसमें देखिए, मैंने लिखा लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो अंग्रेजी पर्याय शब्द है डेमोक्रेसी, वो भी लिखा है मैंने। और डेमोक्रेसी के सामने मैंने ब्रैकेट में 2 शब्द और लिखे हैं, जनतंत्र और प्रजातंत्र। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये सोच रहे हैं कि लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र तीनों अलग अलग कंसेप्ट हैं या अलग अलग हैं या एक ही हैं, अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि पहले मैं इस विचार को क्लियर कर दूं। देखिए, जनतंत्र और प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, मोटे तौर पर आप जब समझोगे तो ये चारों जो शब्द हैं वो एक ही शब्द हैं। जब इन चारों शब्दों को हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हमें एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है। अगर हम लोकतंत्र बोलेंगे तो भी वही व्यवस्था का बोध हमारे सामने होगा, अगर जनतंत्र बोल रहे हैं या प्रजातंत्र बोल रहे हैं तो भी वही होगा। इन तीनों के लिए जो इंग्लिश शब्द है डेमोक्रेसी, वो एक ही है। तो आप मोटे तौर पर, मैं कह सकता हूँ, संपूर्ण रूप से तो नहीं कहूँगा मैं आपको, मोटे तौर पर आप ये मान सकते हो कि चारों जो शब्दावलियाँ हैं, चारों जो शब्द हैं, प्रकरण का जो नाम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनतंत्र और प्रजातंत्र, चारों एक ही हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग संदर्भों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो प्रजातंत्र शब्द है ये थोड़ा सा प्राचीन शब्द है, रूढ़ शब्द है और थोड़ा सा नकारात्मक शैली का शब्द है। ये सामान्यतः इस शब्द का जो प्रयोग था वो प्राचीन काल में, प्लेटो अरस्तु के टाइम में, या हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन भारतीय जो प्रजातंत्र है उसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। देखिए, ये जो प्रजातंत्र शब्द है ना, इसमें जो अर्थबोधन होता है वो होता है थोड़ा सा नकारात्मक टाइप का, कि भीड़ तंत्र, यानी यहाँ पे प्रजा नहीं है, प्रजा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रजातंत्र, तंत्र देखो सब में लगा हुआ है, लोकतंत्र में भी है, लोकशाही भी बोलते हैं कुछ, लेकिन प्रजातंत्र शब्द है या जनतंत्र शब्द है ना, वो थोड़ा सा नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है। और ये इस सेंस में प्रयुक्त होता है जब प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और ये भीड़ का रूप है, यानी इसको भीड़ तंत्र के रूप में बताने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है ये। आधुनिक अर्थों में जो सुस्पष्ट शब्द है वो लोकतंत्र ही है। तो प्रजातंत्र है वो लोकतंत्र की कमियों का जब हम संकेत करवाते हैं, लोकतंत्र भी अपने आप में कोई परिपूर्ण शासन प्रणाली नहीं है, तो जब हमें लोकतंत्र की कमियों की तरफ इंगित करना होता हो तो हम बेसिकली प्रजातंत्र शब्द काम में लेते हैं। तो ये आपको समझना है। लेकिन मोटे तौर पर इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है और वो इन चारों शब्दों का अर्थ मैं आज के इस व्याख्यान में आपके सामने भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, अर्थ, सबसे पहले तो मैंने जो मीनिंग है, इसका अर्थ लिया है, वो इस शब्द की बनावट के आधार पर ही बनाया है। और वास्तव में जिसका वास्तविक किसी भी शब्द का अर्थ जानोगे आप, किसी भी टर्म का अर्थ जानोगे, किसी भी कंसेप्ट का अर्थ जानोगे, तो शब्द का निर्माण हुआ है, उससे आप उसका अर्थ जान सकते हो। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, डेमोक्रेसी शब्द इंग्लिश का शब्द है। जो इंग्लिश का शब्द डेमोक्रेसी है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा जो प्राचीन यूनान में चली थी, तो ग्रीक शब्द है ये डेमोस, और क्रेसी शब्द है ये भी ग्रीक शब्द ही है। तो डेमोस ग्रीक शब्द है और क्रेसी भी ग्रीक शब्द है।
इन दोनों शब्दों से मिलकर इंग्लिश का जो शब्द बना है वो बना डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो बना है वो लोकतंत्र का पर्याय है, पर्यायवाची है। तो हम अगर इन दोनों ग्रीक शब्दों के अर्थों को जान लेंगे कि ग्रीक भाषा में इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या था, संदर्भ क्या था, तो हम लोकतंत्र की परिभाषा को भी ठीक से पहचान लेंगे, लोकतंत्र के अर्थ को भी ठीक से पहचान पाएंगे। तो डेमोस शब्द है ना, वो जन साधारण को प्रकट करता है। डेमोस का मतलब है जन साधारण या सामान्य जन या आम जन। इस तरह से हम डेमोस शब्द की परिभाषा को गढ़ेंगे या डेमोस शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो डेमोस का मतलब हो गया जन साधारण, और क्रेसी का मतलब हो गया शासन या सरकार, शासन या सरकार। तो इस तरह से हम लोकतंत्र का अर्थ जो निकालेंगे वो लगाएंगे जन साधारण का शासन या जन साधारण की सरकार या जन साधारण का शासन तंत्र या व्यवस्था, ये इसका सामान्य अर्थ निकलता है। एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जो आपने सुनी होगी, शायद छोटी क्लासों में आपने 10th और 12th के लेवल पे भी पढ़ा होगा कि लोकतंत्र की जो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुचर्चित परिभाषा या एक अति प्रसिद्ध परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन की है। और अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा है, वो भी इस शब्द की जो बनावट है, लोकतंत्र शब्द की जो बनावट है, डेमोक्रेसी शब्द की जो बनावट है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बिल्कुल समीप बैठती है, उसके बिल्कुल पास बैठती है, यानी ठीक वैसी ही है जैसी अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा को मैंने पहले से लिख के नहीं रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपके मन में भी कुछ ऐसे विचार उठने चाहिए कि आप जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है वो उसका निर्माण आप करें। तो मोटे तौर पर अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसमें वो 3 शब्द काम में लेते हैं। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है उसमें 3 शब्द काम में लेते हैं 3 बार। मुख्य जो शब्द है उसमें जनता है। जनता यहां पे आप जनसाधारण भी बोल सकते हो, आमजन भी बोल सकते हो, पीपुल्स भी बोल सकते हो, या साधारण नागरिक भी बोल सकते हो। तो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम जनता शब्द का 3 बार प्रयोग किया है अब्राहम लिंकन इस परिभाषा में। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। 3 शब्द आया है, जनता 3 बार आया है। शासन कौन कर रहा है? जनता। शासन किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए। और शासन कर कौन रहा है? जनता। जनता का शासन जनता के लिए हो रहा है और जनता के द्वारा ही हो रहा है। कोई विशिष्ट व्यक्ति, वर्ग, राजा कुछ भी नहीं है। आम जन है, वो ही अपने शासक चुन रहे हैं, और आम जन शासक चुन के आम जन के लिए ही शासन चला रहे हैं, और उनका उद्देश्य आम जन की भलाई करना ही है। तो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिखेंगे नहीं इसको, बल्कि अभी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जनता शब्द को 3 बार प्रकट करें, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन की एक सुप्रसिद्ध परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। तो ये परिभाषा है। इसके अलावा मैं बात कर लूं, कुछ परिभाषाएं और हैं, कुछ पाश्चात्य विचारकों ने भी दी हैं। डायसी की जो परिभाषा है उसको भी मैंने कोट किया है यहाँ पे। डायसी की परिभाषा को लिख के तैयार रखा है। डायसी की जो परिभाषा वो भी अपने आप में विशिष्ट प्रकार की है। देखिए, शासन का वह प्रकार जिसमें शासक वर्ग राष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। ये परिभाषा भी अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि बिल्कुल लोकतंत्र के अर्थ के समीप ही है। डायसी कह रहे हैं कि शासन का वह प्रकार, शासन का इस टाइप का प्रकार, इस तरह का शासन जिसमें शासक वर्ग बहुत छोटा सा कोई समूह नहीं है, बल्कि जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इससे ये इंडिकेट होता है इस परिभाषा से कि शासन में जो भागीदारी है वो बहुत बड़े वर्ग की है, किसी विशिष्ट वर्ग की नहीं है, किसी विशिष्ट समुदाय की नहीं है, किसी विशिष्ट जाति की नहीं है, किसी विशिष्ट राजा की नहीं है। तो शासन का इस तरह का प्रकार जिसमें शासक जो वर्ग है, शासन करने वाला जो व्यक्ति है, वो संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण समाज का या देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यानी संपूर्ण जो राष्ट्र है उसका जो आमजन है वो ही शासन करता है। इस तरह का भाव डायसी की परिभाषा में दिखता है। गिडिंग्स की जो परिभाषा है वो भी मैंने कोट की यहाँ पे। गिडिंग्स की परिभाषा को थोड़ा सा हम अलग तरह से समझेंगे। गिडिंग्स कह रहे हैं कि लोकतंत्र सरकार का रूप ही नहीं है। यानी गिडिंग्स लोकतंत्र को केवल सरकार के रूप में ही नहीं पहचान रहे हैं, सरकार का रूप ही नहीं है, बल्कि समाज व राज्य का रूप भी है। समाज और राज्य का रूप, यानी लोकतंत्र को वो 3 जगह देख रहे हैं और उसके बाद उसको पूरा कर रहे हैं कि सरकार का रूप भी लोकतंत्र हो सकता है, समाज का रूप भी लोकतंत्र हो सकता है, राज्य का रूप भी लोकतंत्र हो सकता है। और मैंने आपको बता दूं, मैंने पहले वाले व्याख्यानों में शायद चर्चा भी करी होगी आपके सामने। मैं बता दूं आपको कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की केवल हम राजनीतिक परिभाषा पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो राजनीतिक परिभाषा पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र अपने आप में एक विचार विमर्श की ऐसी शैली है जिसमें मिलजुल के फैसले होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने, तो जैसे एक में परिवार है, परिवार को इकाई के रूप में अगर ले लूँ और वहाँ पे हम ये मापें कि परिवार है उसमें लोकतंत्र है या नहीं है। परिवार में एक मुखिया है निश्चित रूप से, जो परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है। और हमारे भारतीय समाज की मैं बात कर लूँ तो पितृसत्तात्मक समाज है मुख्यतः। यहाँ पे जो मुखिया है समाज में या परिवार में, वो परिवार के सबसे बड़े पुरुष को ही बनाने का रिवाज है, इस टाइप का रिवाज है। तो मान लीजिए 10 व्यक्तियों का एक परिवार है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है जो एक परिवार के रूप में एकत्रित है। उस परिवार का कोई एक मुखिया है, तो हम ये मान सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र है वो परिवार है और उसका एक मुखिया हमने बना रखा है। अब परिवार में जो मुखिया है उसके लिए शर्त लगा रखी है भाई सबसे जो बड़ा व्यक्ति है वही बना हुआ है। अगर मैं ये मान सकता हूं कि मुखिया का चुनाव नहीं हुआ है, उन 10 व्यक्तियों के द्वारा उस मुखिया का चुनाव नहीं किया गया है, 10 व्यक्तियों ने मिलकर तय नहीं किया कि इस परिवार का मुखिया ये होगा, अपने आप वो मुखिया पितृसत्तात्मक परंपराओं से रिवाजों से बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप समझने का प्रयास करें कि अगर परिवार का वो मुखिया परिवार के लिए फैसले करते समय, अन्य 9 व्यक्तियों के लिए फैसले करते समय उनसे विचार विमर्श करता है, उनकी राय को जानता है और उनकी कंसेंट, उनकी सहमति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं उस परिवार को हम लोकतांत्रिक परिवार कह सकते हैं। ये हमें समझना है। तो गिडिंग्स यहाँ पे करेंगे लोकतंत्र सरकार का रूप ही नहीं है बल्कि समाज और राज्य का रूप भी। समाज भी लोकतांत्रिक होगा, राज्य भी लोकतांत्रिक होगा, तो ही वहां पे लोकतांत्रिक शासन है वो चल पाएगा। यानी कहने का मतलब है लोकतांत्रिक जो सरकार है या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उससे पहले यह शर्त भी हो सकती है कि राज्य का रूप, राज्य जो है वो भी लोकतांत्रिक हो, समाज के जो लोग हों वो भी लोकतांत्रिक हो, उनमें लोकतंत्र के प्रति दृढ़ निष्ठा हो, आशा हो, विश्वास हो और साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियां ऐसी हो, उनकी टेंडेंसी ऐसी हो, उनका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो सबसे विचार विमर्श करके ही फैसले करने के आदी हो। तो ये गिडिंग्स की परिभाषा है। अगर मैं इन सभी परिभाषाओं का सारांश बताऊं आपको या सार बताना चाहूँ आपको कि वास्तव में जो गिडिंग्स की परिभाषा, डाइसी की परिभाषा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा और जो अर्थ हम लोगों ने पढ़ा है कि आम जन का शासन, जनता का शासन, यानी अंतिम शक्ति जनता के पास है, तो इसका जो सारांश आएगा ना वो एक लाइन में ये लिख सकते हैं हम कि इन समस्त जो ये परिभाषा है इनका सारांश ये है कि अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता है या एक सर्वप्रमुख जो गुण है वो ये है कि इसमें जो अंतिम शक्ति है, लास्ट जो शक्ति है, अंतिम जो शक्ति है, सबसे अधिक शक्ति है मैं कह सकता हूं, वो जनता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान का निर्माण करते हैं, वही संविधान बनाते हैं, उस संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं, उस चुनाव के अनुसार फिर शासन, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो चुन के आते हैं, वो शासन चलाते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस सरकार को बदलता कौन है? जनता, वोट के माध्यम से। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अंतिम शक्ति, ये इसका सर्वप्रमुख गुण है, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है, किसी वर्ग के हाथ में नहीं होती है, किसी जाति विशेष के हाथ में नहीं होती है, किसी समूह में नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण जनता में अंतिम शक्ति निहित होती है। ये लोकतंत्र का, मैं इन तीनों परिभाषाओं का सारांश आपको बता रहा हूं। इससे भी अगर व्यापक परिभाषा हम बनाएंगे और लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन संपूर्ण परिभाषाओं के साथ साथ आप अन्य परिभाषाएं भी अगर पढ़ेंगे कहीं भी लोकतंत्र की, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें जो प्रमुख परिणाम आएगा वो ये आएगा कि लोकतंत्र की संपूर्ण परिभाषाओं और अर्थों को पढ़ने के पश्चात हम तीन चीजों पर सहमत हो जाएंगे कि लोकतंत्र अगर है तो उसके 3 अर्थ हो सकते हैं, इससे ज्यादा अर्थ इसके नहीं होंगे। और वो तीनों अर्थ मैंने कोट किए हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं मैंने। लोकतंत्र के जो 3 सर्वमान्य अर्थ हैं उनमें मैंने पहला जो अर्थ लिखा है वो लिखा है निर्णय करने की विधि के रूप में। इन लोकतंत्र को हम किस रूप में जान सकते हैं? निर्णय करने की एक विधि के रूप में, कि निर्णय उसमें कैसे होते हैं। हम जान पाएंगे कि निर्णय करने की विधि को अगर हम देख लेंगे और वहां पे निर्णय करने की विधि को समझ लेंगे, फिर हम ये पहचान कर सकते हैं कि वो निर्णय करने की विधि लोकतांत्रिक थी या नहीं थी, या निर्णय करने की विधि है उसके आधार पर किसी भी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, इसका आकलन हम कर सकते हैं। तो पहला तो ये। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। निर्णय लेने के सिद्धांतों के समूह को भी हम लोकतंत्र कह सकते हैं, बशर्ते उसमें कुछ नियमों का पालन, कुछ सिद्धांतों का पालन किया गया हो। और तीसरा जो मैंने लिखा है वो लिखा है आदर्शी मूल्यों का समूह है। लोकतंत्र न केवल निर्णय करने का एक रूप है, सिद्धांतों का एक समूह है, बल्कि आदर्शी मूल्यों का समूह है। इसमें कुछ ऐसे आदर्श हैं और ऐसे मूल्य हैं जो प्राप्त करने के लिए रखे गए हैं।
ऐसे आदर्शीय मूल्य हैं जो जो लोकतंत्र के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये 3 है। तो तीनों की थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूं। पहला है निर्णय करने की विधि के रूप में। देखिए, निर्णय जब होगा और वो निर्णय लोकतांत्रिक है या नहीं है, या निर्णय में लोकतंत्र की भावना का पालन हुआ या नहीं हुआ है, वो 3-4 चीजों से तय होता है। तो आप देखो समझेंगे कि निर्णय करने के रूप में अगर कहीं भी निर्णय हो रहा हो, चाहे वो परिवार में हो रहा हो, गांव का हो रहा हो, शहर का हो रहा हो, या संपूर्ण राष्ट्र के लिए हो रहा हो, उस निर्णय करने की जो शैली है उस शहर, गांव या नगर या राज्य की, उसमें अगर विचार विनिमय किया गया हो, यानी निर्णय से पहले उस इकाई में रह रहे जो लोग हैं उन्होंने कुछ विचार विमर्श किया हो कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ विचार विमर्श रहा हो, एक बात। नंबर 2, निर्णय में जन सहभागिता रही हो। निश्चित रूप से जन सहभागिता का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण जो राष्ट्र है उसकी संपूर्ण जनता है या संपूर्ण परिवार की संपूर्ण जनता वो उसमें भाग लेगी। इसका मतलब है कि मोटे तौर पर अधिकांश व्यक्ति उसमें भाग लेते हैं, तो जन सहभागिता का होना आवश्यक है। निर्णय जब होंगे जन सहभागिता होगी। फिर बहुमतता। बहुमतता का मतलब कि निर्णय जब हो तो कम से कम उसमें जो अधिकांश समूह है उसका बहुमत तो उस निर्णय के पास हो। जो लोग निर्णय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उनका समूह तो हो। मान लीजिए 100 लोग एक चर्चा कर रहे हैं और एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम 51 लोग तो जब निर्णय पर पहुंच रहे हैं तो उसमें कम से कम 51 लोग तो सहमत हों। लेकिन आप ये भी देख लें, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ये भी है कि बहुमतता तो है लेकिन बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ के निकट नहीं है। अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं और 61 आदमियों ने, हो सकता है 61 जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है, 39 ने नहीं किया है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि 61 व्यक्तियों ने जब समर्थन किया है किसी निर्णय का, किसी प्रस्ताव का, तो हमें देखना है कि उन 39 जो शेष बचे हुए व्यक्ति हैं उनके हितों पर कुठाराघात तो नहीं हुआ है। अगर उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है तो वो निर्णय लोकतांत्रिक निर्णय नहीं है। आप ये समझ लें कि बहुमतता ही लोकतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के निर्णय प्रक्रिया में बहुमतता का होना आवश्यक है। ये भी आप समझें। एक मैंने लिखा अल्पसंख्यक हित लास्ट में, और वो अल्पसंख्यक हित का मतलब है जब आप निर्णय करते हो तो निर्णय करते समय जो अन्य लोग बच गए हैं या कम जो लोग बच गए हैं उनके हितों का भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि उनके हितों को कुचल दिया जाए। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर ये लोकतांत्रिक निर्णय नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो निर्णय करने की शैली है उसमें अगर 3-4 चीजें विचार विनिमय हो रहा हो, जन सहभागिता हो, बहुमत भी उस पर आधारित हो और अल्पसंख्यक हितों का भी ख्याल रखा गया हो, निश्चित रूप से ऐसा निर्णय लोकतांत्रिक निर्णय होगा। और लोकतांत्रिक सरकारों और व्यवस्थाओं के द्वारा इस तरह के निर्णय करने का ही प्रयास किया जाता है। दूसरा मैंने लिखा निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। जब निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने के लिए निर्णय लें हम, उससे पहले हमारे पास कुछ उसके हम ये कह सकते हैं कुछ आवश्यक शर्तें हो। पहले निर्णय कौन कर रहा हो, निर्णय करने का अधिकार किसके पास मिला हुआ हो। तो निर्णय करने के जो सिद्धांत हैं या समूह हैं वो भी मैंने मेंशन किए हैं। देखिए, प्रतिनिधि सरकार। वास्तव में जो लोकतंत्र में जो सरकारें हैं वो प्रतिनिधि सरकारें ही हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संपूर्ण जनता संपूर्ण शासन कार्यों में सदैव भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। तो प्रतिनिधि सरकार निर्णय कर रही हो या उत्तरदायी सरकार हो। उत्तरदायी का मतलब है ऐसी सरकार जो अंतोतगतवा जनता के हितों के लिए ही बनी हुई हो और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, जनता उस सरकार से सवाल कर सके। फिर संवैधानिक सरकार। निर्णय करने के सिद्धांत के रूप में जो सरकार निर्णय कर रही है वो कम से कम संवैधानिक तो हो, संविधान के द्वारा उस सरकार का निर्माण किया गया हो, संविधान की सीमाओं में रहते हुए वो सरकार कार्य कर रही हो। फिर देखो, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, ये भी निर्णय करने के समूह के रूप में हमें इंपॉर्टेंट देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि निर्णय करने के लिए केवल निर्णय जब हो रहा हो तो उसका कोई दूसरा पक्ष भी नहीं हो। मान लीजिए कोई निर्णय हो रहा हो तो उसमें एक लॉबी कह रही है कि हाँ, दूसरी कह रही है ना, तो जब ना उपलब्ध नहीं है वहां पे, ठीक है, कहने का मतलब है जो विरोधी है ना उनकी बातों को भी यहाँ पे स्थान दिया जाता हो, तो वो शैली, वो व्यवस्था है वो लोकतंत्र के निकट बैठती है। फिर लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत का मतलब है कि ऐसा समूह सिद्धांत, निर्णय करने की ऐसी विधि जिसमें लोकप्रिय संप्रभुता का पालन हो, अर्थात संप्रभु हैं वो। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है जनता अंतोतगतवा संप्रभु हो। ये रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा के नजदीक है, जो हम आगामी व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब हो कि ऐसी संप्रभुता स्थापित हो जो जनता उसको पसंद करती हो या जनता द्वारा वो मान्य हो।
तो ये सिद्धांत हो सकते हैं। और फिर लोकतंत्र है उसकी तीसरे अर्थ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक आदर्शी मूल्यों का समूह है, जिसमें कुछ आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगर वो आदर्श लोकतांत्रिक सरकार ने, समाज ने, राज्य ने नहीं रखे हैं तो हम फिर वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसमें जो आदर्शी मूल्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, आदर्शी मूल्यों की स्थापना वहाँ पे होगी। तो आदर्शी मूल्यों में मैं एक तो बता दूं आपको, एक तो जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत निजता है या स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान होना आवश्यक है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो एक से अधिक नहीं है और सभी व्यक्ति बराबर हैं। अगर हम मत का प्रयोग कर रहे हैं, निर्णय का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति इंजीनियर है या किसान बोल रहा है, सबके मत का मूल्य बराबर है। और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत उसका जो सम्मान है वो बरकरार रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर लोकतंत्र के एक आदर्श के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया गया हो तो वो सरकार चाहे कितने भी कैसे भी काम करे, वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती, वो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। अर्थात हमें ये मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, इस तरह की जो विचार हैं, इस तरह के जो मूल्य हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास होगा तो ही हम ये कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक सरकार की तरफ हम जा रहे हैं। व्यक्ति के विवेक में विश्वास, अर्थात हम जब ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट, तो हम ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, उसमें ज्ञान है, वो निर्णय कर सकता है, वो अपना हित और अहित अच्छी तरह से समझता है। इस तरह का विचार, इस तरह का भाव होना आवश्यक है, तभी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के विवेक में विश्वास है। और व्यक्ति के विवेक में विश्वास रखना लोकतंत्र का एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्ति के विवेक में विश्वास पैदा करना इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। समानता, यानी समानता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। समाज में सभी जो विषमताएं हैं वो तो नहीं मिट पाएंगी, लेकिन जो परिस्थितिजन्य हैं या जो व्यक्ति द्वारा जो विषमताएं समाज में उपस्थित की गई हैं उनको मिटाने का प्रयास होगा। ये एक आदर्श के रूप में समानता। न्याय में अगर मैं बात कर लूँ तो सामाजिक न्याय विशेष रूप से है, वो लोकतंत्र है, वो उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर अंतिम मैंने लिखा है विधि का शासन या संविधानवाद, और ये संविधानवाद वाला जो चैप्टर है वो तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पूरा किया है। संविधान का मतलब सीमित सरकार, तो सीमित सरकार का मतलब हो गया शासन हो विधि का होगा, लोकतंत्र तभी रह पाएगा। अर्थात व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, पद बड़ा नहीं होगा, बल्कि कानून बड़ा होगा और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होंगे। और संविधानवाद सीमित सरकार है, अर्थात सरकार जो है वो व्यक्तियों के द्वारा चुनी गई है, वो सीमित रूप से उन पर शासन करेगी, आवश्यक होगा वहीं वहीं शासन करेगी, उनके प्रत्येक जो जीवन है या संपूर्ण जीवन है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये है लोकतंत्र की परिभाषा। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस आज वाले चैप्टर में आपने लोकतंत्र के अर्थ को और उसकी परिभाषा को ठीक से ग्रहण कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।